हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे सीधा। ठीक है, डिफरेंट इंटीग्रल हम लोगों ने ख़त्म किया है। अब डिफरेंट इंटीग्रल का एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। तो एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ हमें देखनी है कि एरिया दिए गए कर्व के नीचे वाले रीजन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है या फिर बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें कर्व्स दिए हुए रहेंगे, उन सारे कर्व्स को मिलाकर उन लोगों ने जिस भी रीजन को बाउंड किया है उसका एरिया हमें अभी निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरत है हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनके ग्राफ कैसे होते हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी पता है तो अभी मैं जैसे जैसे हमारे पास अलग अलग एग्जाम्पल आएंगे तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताती जाऊँगा। ठीक है, सो सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइंस। तो आपको ऐसे रीजन का एरिया निकालना है जो कि बाउंड किया गया है, जिसको बांधा गया है फंक्शन के कर्व से। कोई कर्व है, फिर एक्स एक्सिस है और फिर लाइंस दे रखी है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास 7 क्वेश्चंस है जिनके हर एक क्वेश्चन के अंदर अलग अलग रीजन रहेंगे और उन रीजन्स का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो y इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5। तो बेटा यहाँ पर आप लोग को एक चीज समझ में लेनी है कि यहाँ पर कहा गया है कर्व। सो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन के अंदर कर्व ही हो। तो क्योंकि जनरली हमारे दिमाग में कर्व का मतलब क्या होता है कि वो जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से है कि उसके अंदर जैसे कर्व हमें पता होता है इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का है, तो इस टाइप का वो फंक्शन मतलब फिगर होता है, ऐसे हमारे जहन में होता है। तो ज़्यादातर एग्जाम्पल में वैसे होगा, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें जो भी इक्वेशंस दिए हैं उससे जो कुछ भी ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है और उन सब ने मिलाकर जो फिगर बनाया है क्लोज्ड फिगर, उन सब का जो इंटरसेक्शन होगा, मतलब जो कॉमन एरिया होगा सभी का मिला के, सब लोगों ने बाउंड करके जो रीजन बनाया है उसका हमें बेसिकली एरिया निकालना है। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो y इज इक्वल टू 2x ये एक फंक्शन है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5। सो अभी देखिए मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ। हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, हमें एरिया निकालना है तो ऑब्वियसली डिफरेंट इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x। सो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि जब भी आगे भी, जैसे मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन पिछले जो टॉपिक था उसके अंदर आप लोग कैसे सॉल्व करते थे, मतलब पिछले टॉपिक के अंदर क्वेश्चन कैसे दिया हुआ रहता था। तो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ रहता था पिछले टॉपिक के अंदर 2x dx और लिमिट्स दिए हुए रहते थे 0 to 5। तो ये और ये चीज इक्वल है, सेम है। बस पिछले टॉपिक के अंदर हमें बस इस बात से मतलब था कि कैसे इस इंटीग्रल को सॉल्व किया जाए और कैसे इस डिफरेंट इंटीग्रल का वैल्यू निकाला जाए। तो वहां पर हमें इस बात से मतलब नहीं रहता था कि हम लोग बेसिकली कौन से रीजन का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। वहां पर हमें सिर्फ मतलब रहता था कि हम इसको इंटीग्रेट करें और फंडामेंटल थ्योरम यूज करके अपर लिमिट लोअर लिमिट लग के एरिया का वैल्यू निकालें। लेकिन ये जो भी उन लोगों ने डायरेक्टली दिया हुआ था, अब वो इस टॉपिक के अंदर डायरेक्टली दिया हुआ नहीं रहेगा, वो कुछ इस फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा। तो ये और ये चीज सेम है, लेकिन अभी समझना है कि इसको ऐसे कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रफ स्केच निकालना होगा, आपको जो भी दिया गया इंफॉर्मेशन है उसका। कुछ कुछ एग्जाम्पल में आपको फिगर निकालने का जरूरत नहीं है, जो भी आपका बाउंडेड रीजन है वो निकालने का जरूरत नहीं। वो आपको कैसे समझ में आएगा, तो जैसे यहाँ पर आप देखिए कोई भी एक कर्व आप पकड़ लीजिए, जैसे ये आपने पकड़ लिया ये फंक्शन, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि y को इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए जब भी ऐसे फंक्शन दिया हुआ रहता है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। y जो होता है वो x के ऊपर डिपेंड होता है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो राइट हैंड साइड के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में ऐसे कोई फंक्शन दिखाई दे कि जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू आगे दे रखा है, जिसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू दे रखा है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसका एरिया निकालना है तो आपको फिगर भी निकालने की जरूरत नहीं, अगर सिंपल फंक्शन हो तो। वैसे तो अगर आप फिगर निकालेंगे तो अच्छी ही बात है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, सीधा सीधा 2x
इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं और एक्स का वैल्यू 0 से 5 तक है उसको लिख देंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये सही बात नहीं है, इस तरीके से ध्यान में चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, तो हम जाएंगे टेक्निकल वे से, जो भी कॉन्सेप्चुअल वे है उस हिसाब से। तो हमें क्या करना है, इन तीनों ने बाउंड किया हुआ और एक्स एक्सिस भी है इसके साथ में, इन सब ने बाउंड किए हुए एरिया रीजन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं y इज इक्वल टू 2x क्या रिप्रेजेंट करता है। तो हमें पता है बेटा कि y इज इक्वल टू 2x रिप्रेजेंट करता है लाइन को, क्योंकि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये जो इक्वेशन होता है ये ज्योमेट्रिकली लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज़ हमें पता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर कांस्टेंट टर्म एब्सेंट होता है, चाहे वो पैराबोला हो, सर्कल हो, कोई भी हो, उसके अंदर अगर कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है तो इसका मतलब समझ लेना कि वो जो भी कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे जब भी आप इसके लिए स्केच निकाल रहे हो, रफ फिगर निकाल रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन की तरफ देखेंगे तो ये तो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके अंदर कांस्टेंट एब्सेंट है, इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन में से पास होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन सिंपल लाइंस, ये भी तो लाइन है, ये कैसी लाइन है, पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन है। हमें पता है कि x इज इक्वल टू ए, इस फॉर्मेट की लाइन कैसी होती है, y एक्सिस को पैरेलल होती है। तो हम लोग अगर इसका ग्राफ निकालेंगे तो देखो अंदाजन ग्राफ निकालना है आपको, यहाँ पर कुछ परफेक्ट स्केच निकालने की जरूरत नहीं। x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस का इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस का इक्वेशन होता है, ठीक है। और x इज इक्वल टू 5 मतलब कहीं ना कहीं 5 पॉइंट है जिसमें से पास होने वाली लाइन जो y एक्सिस को पैरेलल है। सो दिस इज x इक्वल टू 5 लाइन। अब बेटा आपको निकालना है इस लाइन का इक्वेशन। तो एक तरीका ऑर्थोडॉक्स मेथड है हमारे पास, कौन सा, जो आप लोगों ने 9th 10th में देखा था कि इसके लिए 3 पॉइंट्स अलग अलग ढूंढिए फिर वो पॉइंट्स प्लॉट कीजिए। लेकिन आप लोगों को सिंपल क्या करना है, इन तीनों ने बाउंड किया हुआ एरिया आपको चाहिए, तो आप क्या करो, सीधा ये वैल्यू इसके अंदर रखो, मतलब आपको इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि देखो ये तीनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट तो कर रही है, तभी तो जाके बाउंडेड रीजन आपको मिलेगा। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पता होना, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा। और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोई भी दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कैसे निकालते हो, आप जब 9th 10th में थे तब आप साइमल्टेनियसली उसको इक्वेशन को सॉल्व करते थे, या तो ग्राफिकल मेथड यूज करते थे या फिर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व करते थे ना। तो सिंपल तरीका क्या होता है कि अगर मुझे इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है, मतलब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो सिंपली मेरे पास x इज इक्वल टू 0 है तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ। सो x इज इक्वल टू 0 अगर मैं इसके अंदर रख दूंगा तो y भी मुझे 0 मिलेगा। तो इसका मतलब 0,0 ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब आप x का वैल्यू इसके अंदर रख दो तो आपको क्या मिलेगा, एक और पॉइंट मिलेगा जो कि इस लाइन का और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। सो x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो मुझे y का वैल्यू क्या मिलेगा, अगर मैं x 5 रखता हूँ तो y का वैल्यू मुझे 10 मिलेगा। तो 5,10, अब जैसे मान लेता हूँ कि मैं, मानने की बात है ये, यहाँ पर 5 है तो ये 10 ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन हम रफ फिगर निकाल रहे हैं तो इसको 10 मानते हैं। तो बेटा हमें 5,10 पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो एक पॉइंट है हमारे पास 5,10 और दूसरा है 0,0। तो ये दोनों भी पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आप और इन दो लाइंस को भी इंटरसेक्ट करते हैं, तो इनमें से पास होने वाला ये आपका इक्वेशन है। तो क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है तो ये लाइन ओरिजिन में से पास होगी। सो y इज इक्वल टू 2x, ये इस इक्वेशन का इस लाइन सॉरी y इज इक्वल टू 2x, इस इक्वेशन को ये लाइन रिप्रेजेंट करती है। अब आपने तीनों भी लाइंस को ड्रॉ कर दिया है। अब आपको क्या करना है, रीजन बाउंडेड बाय दीज 3 कर्व्स एंड एक्स एक्सिस। तो इन तीनों ने, देखिए एक ये लाइन थी और ये दूसरी लाइन थी और ये आपकी तीसरी लाइन है। तो इसका, इस लाइन का तो कुछ काम है भी नहीं आपके पास, इस लाइन का बेसिकली। तो एक्स एक्सिस ने भी बाउंड किया हुआ, तो आपके पास ये रीजन है जिसका आपको एरिया निकालना है। तो बस आपको देखना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए इन तीनों में से किसी भी एक लाइन को पकड़िए। तो आप अगर इसको फंक्शन मान लेते y इज इक्वल टू 2x और इसके नीचे वाला ही अगर आपको एरिया निकालना है, नीचे वाला मतलब नीचे तो बहुत सारा है एरिया, ये तो इन्फिनिट है, नीचे प्लेन देख रहे हो आप, इस लाइन के नीचे का प्लेन तो इन्फिनिट है, लेकिन हमें सिर्फ इसके बीच में बंधा हुआ एरिया चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो y इज इक्वल टू 2x मतलब 2x को हमें इंटीग्रेट करना है, लेकिन 2x के नीचे का एरिया चाहिए ना, तो 2x को इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन कहाँ से कहाँ तक करना है, तो 0 से 5 तक। देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x है,
तो x का वैल्यू 0 से 5 तक, x एक्सिस के ऊपर 0 से 5 तक लिमिट देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, इस लाइन के नीचे का एरिया लेकिन जो 0 और 5 के बीच में आता है, समझ में आई बात। तो ऑब्वियसली x एक्सिस के ऊपर का रहेगा वो, x और 5 के बीच में, मतलब ऐसा नहीं कि ये पूरा का पूरा नीचे का भी एरिया आएगा। हमने बाउंड इसको किया है x एक्सिस से, तो ये जैसे हम लोग ये लिमिट दे देते हैं तो ये भी मतलब उसके अंदर आ जाता है। तो फाइनली हमें क्या मिला, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा, इन तीनों ने जिस रीजन को बाउंड किया उसका एरिया हमें मिल जाएगा। सो 2 को बाहर ले लेते हैं, एक्स का स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2, सो लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब इस 2 को भी बाहर लेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 25। अब यहाँ पर स्क्वायर यूनिट्स लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। तो जब आप बोर्ड के लिए सॉल्व कर रहे होते बेटा तब रफ फिगर निकालेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया बोल के आप इक्वल साइन देंगे और इस तरीके से अच्छे से कैलकुलेट करके ये ऐसे लिखेंगे। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर x इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब अगर देखा जाए बेटा तो हमें इसका ग्राफ निकालना है, तीनों के तीनों लाइन से देखते ही समझ में आ जाता है। तो एक y इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, y इज इक्वल टू 0 मतलब ऐसी लाइन जिसके ऊपर का y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो वो x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0। फिर y इज इक्वल टू 4 मतलब इसको अगर हम 4 मान ले तो इसमें से पास होने वाली लाइन जो x एक्सिस को पैरेलल है ये होती है y इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास तीसरी लाइन है x इज इक्वल टू 2y, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन का y इज इक्वल टू 0 के साथ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढते हैं और इस लाइन का इसके साथ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इससे क्या हो जाएगा, हमें इस लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसमें से ये लाइन पास होगी और वो इन दोनों को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है वो भी हमें पता चल जाएगा। अब अगर हम देखेंगे बेटा y का वैल्यू अगर मैं 0 रख देता हूँ तो x भी मुझे 0 मिलेगा, मतलब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 0 और ये जो लाइन है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओरिजिन, तो एक पॉइंट ये मिल गया। अब दूसरा पॉइंट निकालना है तो y का वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ 4, तो x का वैल्यू मिलेगा 8, तो 8,4। अब 8 क्या है बेटा, x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट के ऊपर मान लेते हैं इसको 8, तो 8 और ये 4, तो 8,4। तो आपके पास ये 2 पॉइंट्स है जिनमें से ये लाइन पास होने वाली है, तो इसको अगर आप जोड़ देते हो तो आपको लाइन मिल जाएगी x इज इक्वल टू 2y। अब आपको ये देखना है कि अगर आप इस लाइन को ले लेते हो, इस लाइन को ले लेते हो तो आपके पास 2 एरियाज आएंगे, एक तो इस लाइन के नीचे का एरिया और इस लाइन के ऊपर का एरिया, ठीक है। अब क्योंकि हमें ये कहा गया है कि हमें रीजन बाउंडेड बाय दीज 3 लाइंस एंड एक्स एक्सिस, तो इन्होंने बाउंड किया हुआ रीजन हमें चाहिए। तो आपके पास एक ये लाइन है, दूसरी लाइन आपके पास y इज इक्वल टू 0 है, और तीसरी लाइन y इज इक्वल टू 0 आपके पास ये लाइन है तीसरी लाइन, एंड y इज इक्वल टू 4 ये लाइन है। तो ये लाइन और ये लाइन कोई भी एरिया बाउंड होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए ये लाइन आपके पास है, एक y इज इक्वल टू 4, दूसरी है y इज इक्वल टू 0 और तीसरी है ये वाली लाइन। अब इन तीनों से कोई भी एरिया बाउंड होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 ऐसे लिख देते हैं। सो हमने y इन टर्म्स ऑफ x लिखा है। अब अगर हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2, लाइन तो वही रहेगी, ठीक है। अब इस y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4 का वैल्यू चेंज करेंगे। अगर हमने y को इन टर्म्स ऑफ, पहले x को इन टर्म्स ऑफ y डिफाइन किया था, हमने इसको y को इन टर्म्स ऑफ x डिफाइन किया, तो अगर ऐसे डिफाइन किया है तो लाइंस की वैल्यूज भी x और y x के टर्म्स में आएगी, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा उसके ही टर्म्स में हमें उसी के वैल्यूज हमें चाहिए होते हैं जब हम डिफरेंट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x लिया है, तो अगर आपका y 0 है, व्हेन y इज 0, तो आपका x का वैल्यू क्या रहेगा, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू भी 0 ही लेना पड़ेगा, और y का वैल्यू अगर 4 है तो x का वैल्यू क्या लेंगे आप लोग, 8 लेंगे। तो आप अगर इस दिए हुए कर्व को, इस लाइन को अगर आप ऐसे लिखते हो और उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आते हैं वो आप लेते हो,
तो इस प्रकार से अगर आप ग्राफ निकालते हो तो आपको बाउंडेड रीजन मिल सकता है। देखिए कैसे, x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस का इक्वेशन, x इज इक्वल टू 0, ये लाइन बन गया। x इज इक्वल टू 8 का मतलब क्या है, इसमें से पास होने वाली लाइन, ठीक है। अब ये आपकी लाइन है, y इज इक्वल टू x/2 आपकी ये लाइन है, और x एक्सिस को आप खुद ही ले सकते हो, ठीक है, ये उन्होंने कहा हुआ है। तो मतलब क्या हो गया, आपका एरिया कुछ इस प्रकार से आ गया, ये आपका एरिया है। तो आप इसको एज अ फंक्शन ले रहे हो, इसको y इज इक्वल टू x/2 को, इसको आप एज अ फंक्शन ले रहे हो y इज इक्वल टू x/2 को, तो ये आपका लाइन है जिसको आपने एज अ फंक्शन लिया है, ठीक है। अब दूसरी बात, इसके नीचे का हमें एरिया चाहिए, तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 8 तक, बाइंडिंग कहाँ से कहाँ तक दे रहे हैं हम, लिमिट 0 से 8 तक। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया हम लोग कैसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रल ऑफ y इज इक्वल टू, y मतलब x/2 dx एंड लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से 8 तक, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ले रहे उसी की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है ना, उसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होती है एज ए लिमिट। सो 2 बाहर ले लेंगे बेटा, सो x का इंटीग्रेशन आएगा x²/2, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 8, 2 को बाहर लेंगे तो 1/4, सो इसको x³/3 लिख सकते हो, 0 to 8, सो 1/12, कांस्टेंट बाहर लिया। अब सॉरी, हाँ अच्छा, ये x³/3 क्यों लिया मैंने, क्या किया मैंने यहाँ पर, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ है। x/2 हमारा फंक्शन था, 2 को मैंने बाहर ले लिया, फिर x को इंटीग्रेट किया x²/2, ओके। अब ये 2 बाहर आएगा तो 1/4 बनेगा, और ये x² लिमिट्स ऐसे, ठीक है। सो अपर लिमिट रखेंगे तो 8 का स्क्वायर आएगा 64, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, तो 64/4 दैट इज 16 स्क्वायर यूनिट। सो ये आएगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है बेटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, आप लोग इसको पॉज करके लिख लेना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 के अंदर क्या दिया है बेटा, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करेंगे। सो x इज इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस, ये तो दो लाइंस आ गई। फिर x इज इक्वल टू 5 मतलब कहीं ना कहीं 5 लेंगे, और y इज इक्वल टू 4 कहीं ना कहीं 4 लेंगे, तो इसमें से पास होने वाली लाइन जो x एक्सिस को पैरेलल है, सो दिस इज y इज इक्वल टू 4, एंड इसमें से पास होने वाली लाइन जो x इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। सो दिस इज x इज इक्वल 5, दिस इज y इज इक्वल 4। अब इन चार लाइन ने बाउंड किया हुआ रीजन कौन सा है, तो ये वाला रीजन है जो चारों ने बांध के रखा हुआ है इस रीजन को, ठीक है, जो चारों में कॉमन आएगा। अब आपको इसका एरिया निकालना है, तो ये तो आप इसको तो डिफरेंट इंटीग्रल यूज करने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा सीधा ये इसको रेक्टेंगल मान के, क्योंकि आपको पता है इसका लेंथ कितना है, देखो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कितना है 5,0 है, तो इसका लेंथ 5 है, ये कोऑर्डिनेट कितना है 0,4, सो ये 4, तो 5 4 20, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ सीधा आएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि हमें डिफरेंट इंटीग्रल का यूज करना है, तो अगर बोर्ड में पूछा जाता है तो देखिए अभी यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप कौन से लाइन को एज अ फंक्शन लेना चाहोगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आप y इज इक्वल टू 4 इस लाइन को फंक्शन लेना चाहते हो एज अ फंक्शन, तो आपको क्या करना है, आपको इसके नीचे का एरिया निकालना है जो इसको बाउंड कर रहा है कुछ इस प्रकार से। तो अगर आप y इज इक्वल टू 4 ये वाला फंक्शन लेते हो, ठीक है, y इज इक्वल टू 4 अगर आप लेते हो तो आपके लिमिट्स क्या रहेंगे, x इज इक्वल टू 0 to 5 लिमिट्स रहेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि y इज इक्वल टू 4 ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है ना। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, तो अगर आपने y इज इक्वल टू 4 ये फंक्शन लेना चाहा तो 4 को आप इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और लिमिट्स क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है तो x ही,
क्योंकि y इज इक्वल टू 4 है, तो y अगर डिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली बचा हुआ वेरिएबल x ही रहेगा, ठीक है ना। तो x के रिस्पेक्ट में आप इसको, तो 0 से लेकर तो 5 तक आपके लिमिट्स रहेंगे। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4x आएगा, इसका इंटीग्रेशन लिमिट से 0 से 5 तक। तो जब आप लिमिट्स रखेंगे तो 20 माइनस 0 दैट इज 20 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपका एरिया मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो x इज इक्वल टू 5 भी ले सकते हो, मतलब आप इस लाइन को भी ले सकते हो। तो तब आपको इधर से यहाँ तक वाला एरिया निकालना है और लिमिट्स रहेंगे 0 से 4 तक, ऐसे भी कर सकते हो आप। जैसे मान लीजिए मैं सेकंड चांस यहाँ पर सेकंड पॉसिबिलिटी बता देता हूँ। जब आप x इज इक्वल टू 5 लेते हो तब आपको विथ रिस्पेक्ट टू y याद रखना, अगर आप फंक्शन x इज इक्वल टू 5 लेते हो तब डिपेंडेंट वेरिएबल x बन गया और इंडिपेंडेंट बचा हुआ वेरिएबल दैट इज y। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, और क्योंकि x इज इक्वल टू 5 है मतलब x डिपेंडेंट है, तो बचा हुआ वेरिएबल कौन है, y। सो y का वैल्यू क्या रहेगा 0 से 4 तक, तो लिमिट्स आएंगे 0 से 4 तक। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 5x आएगा 0 से 4, और जब 4 का वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो 20 माइनस 0 दैट इज 20 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। देखो आप चाहे ऐसे करो आंसर तो सेम ही आएगा, और आंसर तो वैसे भी आपको पहले ही पता है 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, लिखेंगे आप लोग इसको पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये एक है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू π/2। तो बेटा हमें साइन एक्स का ग्राफ पता है कैसे होता है। साइन एक्स का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू होता है 1 एंड -1, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो आपका जो ग्राफ होता है इसी के बीच में डोलता रहता है ना। तो ये 0 है, ये π/2 है, ठीक है। तो ऐसे आगे π/2 पर वैल्यू 1 होता है, 0 पर 0 होता है, तो ऐसे जाता है ग्राफ, फिर नीचे आता है, पाई पर वैल्यू 0 होता है, फिर यहाँ पर जाता है -1, कुछ इस प्रकार से ग्राफ है। तो हमें इससे मतलब भी नहीं है। देखिए हमारे पास क्या क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस। फिर हमारे पास है x इज इक्वल टू π/2, x इज इक्वल टू π/2 मतलब ये लाइन जो π/2 में से पास होगी वो लाइन, तो x इज इक्वल टू π/2 ये लाइन है हमारे पास, π/2 ये लाइन है। एंड y इज इक्वल टू साइन एक्स मतलब ये पूरा ग्राफ है। लेकिन हमें बाउंडेड रीजन कौन सा मिल रहा है, बाउंडेड रीजन में हमें x एक्सिस तो बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है, तो x एक्सिस है हमारे पास, फिर ये लाइन है और फिर ये लाइन है, और इन सब ने बाउंड किया हुआ एरिया कौन सा है, फिर बस इस कर्व के बीच में आने वाला, मतलब इतना ही एरिया बाउंड किया हुआ है। याद समझ में आ रही बात आपको, इन सब ने मिलाकर ये इतना एरिया बाउंड किया हुआ है। तो आपको इसका एरिया निकालना है, तो आप ये कर्व लीजिए एज अ फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करना है। सो y इज इक्वल टू साइन एक्स, इस कर्व का रिप्रेजेंटेशन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग इसी को इंटीग्रेट करेंगे। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, सो x की वैल्यूज लेंगे कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि इसके नीचे का पूरा एरिया तो नहीं लेना है आपको, बस यहाँ तक का लेना है। सो 0 से π/2 रहेंगे इसके लिमिट्स क्या करते हैं, उस कर्व के नीचे का कितना रीजन आपको लेना है ये डिसाइड करते हैं। क्योंकि आप x की वैल्यूज ले रहे हो तो x एक्सिस के ऊपर रहेगा और कहां से कहां तक रहेगा इसको बाउंड करता है वो, ठीक है। सो dx एंड एरिया इज इक्वल टू, अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस एक्स, 0 से π/2, माइनस को बाहर ले लेते हैं। सो कॉस का कॉस π/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे कॉस 0, सो वैल्यूज आपको मिलेगी। कॉस 90 का वैल्यू क्या आता है, ओके कॉस 90 का वैल्यू 0 आता है और कॉस 0 का वैल्यू 1 आता है। सो ये नेगेटिव है -1 और ये बाहर का नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो 1 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर रहेगा, ठीक है। सो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आप लोग इसको पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में फंक्शन आपको दिया है एक्स वाई इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो अभी यहाँ पर आपको देखना है कि वैल्यूज कौन कौन सी दी है। तो क्योंकि यहाँ पर x और यहाँ पर x की वैल्यूज दी है
तो फंक्शन को y इन टर्म्स ऑफ x लिखा जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी की वैल्यूज अगर दी है तो आसान जाता है उसको इंटीग्रेट करने में। ठीक है, तो ये भी लाइन है, ये भी लाइन्स है, तो ग्राफ चाहे तो निकाल सकते हो, नहीं निकाले तो भी चल जाएगा। x इज इक्वल टू 1 मतलब यहाँ से पास होने वाली लाइन, सो दिस इज x इज इक्वल टू 1। फिर है x इज इक्वल टू 4, ठीक है, और हमारे पास है एक्स वाई इज इक्वल टू 2। सो इन दोनों के साथ में इसका, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट एब्सेंट है तो ये लाइन पास होगी ओरिजिन में से। अब देखते हैं कि इन दो लाइंस के साथ में इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो x का वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। सो x इज इक्वल टू 1 अगर यहाँ पर देखा, सो x इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज y का वैल्यू, x इज इक्वल टू 1 इम्प्लाई करता है y का वैल्यू 2, एंड x इज इक्वल टू 4 इम्प्लाई करता है y का वैल्यू 1/2। ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू अगर 4 रखा तो 4 को डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो 1/2 बचेगा y का वैल्यू। सो x इज इक्वल टू 1 है तो y का वैल्यू क्या है, 2 है। सो y का वैल्यू हमारे पास 2 एंड 1/2 मिला, इसको 1/2 बोल देते, इसको 2 बोल देते। सो 1/2 आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 1, सो 1,2, सो मतलब ये पॉइंट है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 4,1/2, सो 4,1/2। ये तो दोनों पॉइंट्स एक ही लाइन में होने चाहिए थे, ये तो ओरिजिन में से पास करेगी। एक सेकंड मैं देखता हूँ इसको। सॉरी बेटा, वो गलती से मैंने ये बोल दिया कि ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो कि ओरिजिन में से पास होता है, ऐसा नहीं है। मेरा ध्यान नहीं गया, ऊपर के सारे एग्जांपल वैसे दिख रहे थे ऐसे, इसलिए इसको भी ऐसे बोल दिया। बेसिकली अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये लाइन का इक्वेशन हो ही नहीं सकता। या तो ये ऐसा हो सकता है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर, तो हम वहां पर नहीं जा रहे। हम सिंपली क्या करेंगे कि ये तो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा उससे कोई मतलब नहीं, हम सिंपली इसका नेचर देखते हैं कि ग्राफ कैसे आएगा, क्योंकि हमें किस बात से मतलब है, हमें बाउंडेड रीजन का एरिया निकालने से मतलब है। तो अगर मुझे एक्स वाई, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिला है हमें इन दोनों का, जैसे कि ये दो पॉइंट्स मिले हैं, लेकिन क्या ये स्ट्रेट निकालना है इनमें से या कुछ कर्व निकलेगा, ये चीज़ हमें पता नहीं है। इसलिए बेटर रहेगा कि हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ठीक है मिल चुका है, अगर मैं एक्स वाई इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का अगर मुझे ग्राफ निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एक्स इज इक्वल टू 1 लिया है, एक्स इज इक्वल टू 4 भी लिया है मैंने। अब मैं एक्स इज इक्वल टू, देखिए आप सिंपली ग्राफ का नेचर देखिए, अगर आप x का वैल्यू 1 रख रहे हो तो आपको y का वैल्यू 2 मिल रहा है, x का वैल्यू अगर आप 4 रख रहे हो तो y का वैल्यू कम मिल रहा है। मतलब जैसे जैसे आप x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, जैसे मान लीजिए x का वैल्यू आपने 8 रख दिया तो y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 2/8 दैट इज 1/4 दैट इज 0.25। मतलब आप जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे y का वैल्यू आपको कम मिल रहा है, और आपने जैसे x का वैल्यू कम कर दिया, मतलब एकदम कम, x का वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो y इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से ऐसे चला जाने वाला है, ठीक है ना, इन्फिनिटी की तरफ कुछ ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब इतना ही है, हमें बस यही देखना था कि इन दो पॉइंट्स को जोड़ना कैसे है, स्ट्रेट जोड़ना है या फिर कर्व करके। तो कर्व करके अब आपका, अब हमें क्लियर हो चुका है कि हमारे पास एक ये लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है, और ये कर्व दिया है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो इनके बीच का हमें एरिया निकालना है। तो सिंपली इस कर्व का इक्वेशन क्या है, उसको हम फंक्शन बना देंगे, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू 2, हमने ऑलरेडी वाई इज इक्वल टू 2/x बना लिया है। सो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2/x हम लेंगे dx, और कहां से कहां रन करेगा हमारा, 0 से लेकर तो सॉरी 1 से लेकर तो 4 तक, ये 1 से लेकर तो 4 तक, क्योंकि इसके नीचे का हमें एरिया चाहिए।
सो 1 से लेकर तो 4 तक, तो 2 को बाहर ले लिया। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या आता है, log ऑफ mod x, ठीक है। अपर लिमिट है 4, लोअर लिमिट है 1, सो 2 बाहर है, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो log ऑफ mod 4 मिलेगा माइनस log ऑफ mod 1, तो ये तो 0 हो जाएगा बेटा, और इसका वैल्यू आपको मिलेगा 2 टाइम्स। आप चाहो तो जंपिंग प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, तो या फिर इसको एज इट इज़ log 4 रख दीजिएगा, ठीक है। सो 2 टाइम्स log 4 स्क्वायर यूनिट्स, इतना इसका वैल्यू आता है। तो आप चाहो तो इसको 4 टाइम्स log 2 भी रख सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5th वाले का सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दिया है, y² इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो देखिए अभी आपको चीज समझ में आ गई है, फंक्शन इसको कंसिडर करना है जिसको इंटीग्रेट करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, लेकिन इसको इस इक्वेशन को देखते ही समझ में आता है कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और इसको कहाँ पर देखा था, पैराबोला के अंदर। देखिए 4 टाइप के पैराबोला होते हैं, हमें पता है। y² इज इक्वल टू 4ax, ये इस टाइप का पैराबोला है, इस वाले पैराबोला को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बस यहाँ पर 4a का वैल्यू बना चुका है। तो आप अगर देखेंगे तो y² इज इक्वल टू 4ax, ये जो फंक्शन होता है, तो दिए हुए फंक्शन के अंदर कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, तो ऑब्वियसली ये ओरिजिन में से पास होगा। आप दूसरा चीज करके भी देख सकते हो, अगर मान लीजिए आपको कांस्टेंट टर्म का नहीं समझ में आता है, वैसे भी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है, तो ये पैराबोला ओरिजिन में से पास होगा। और अगर आपको नहीं लगता है इस चीज़ को, तो आप सीधा सीधा x का वैल्यू 0 डाल के देखिए, y का वैल्यू 0 मिला तो बात खत्म। इसका मतलब क्या होता है, वो इक्वेशन ओरिजिन में से पास होता है। तो y² इज इक्वल टू x, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को। अब इसको निकालना कैसा है, क्वेश्चन क्रिएट होता है, ठीक है। y² इज इक्वल टू x, ये पैराबोला दिया है, इस पैराबोला को निकालेंगे कैसे। तो हमें पता है कि ये पैराबोला ओरिजिन में से पास होता है, और ये ओपन होगा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका शेप ऐसे होगा। लेकिन ये ऐसे होगा या फिर बाहर बहुत जाएगा, कैसे जाएगा, ये कैसे समझ में आएगा। तो इसके लिए कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमें इतना तो पता है कि ये जो पैराबोला है ये ओरिजिन में से पास होता है, ठीक है। अब ये इधर कहाँ पर निकालना है, ऐसे निकालूं, ऐसे निकालूं, ऐसे निकालूं, और नीचे वाला कैसे निकालूं, तो ये कैसे समझ में आएगा। तो देखिए आगे हमें देखना है, x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, एंड x इज इक्वल टू 4 मतलब ये यहाँ पर, कहीं पर भी इसको 4 मान ले, 4,0, तो x इज इक्वल टू 4 इसमें से पास होगी, ठीक है। तो सिंपली आप ध्यान दीजिए कि एक पैराबोला के ऊपर का एक पॉइंट आपको पता है यहाँ पर है। अब आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट देखना है, तो आप सिंपल क्या करो, x इज इक्वल टू 4 का वैल्यू इसके अंदर रख दो। इससे क्या होगा, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा लाइन और पैराबोला का। तो x इज इक्वल टू 4 अगर मैं इसके अंदर रख देता हूँ, y² इज इक्वल टू 4 मैंने रख दिया, सो y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, प्लस और माइनस 2 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या कि x इज इक्वल टू 4 आप रखते हो, तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2, मतलब पैराबोला और आपका ये लाइन 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट है 4,2 एंड दूसरा पॉइंट है 4,-2। तो जैसे y कोऑर्डिनेट है 2 एंड -2, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर -2 है, ठीक है। तो 4,2 ये बन गया, 4,-2 ये बन गया, और ये है 4,2। तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि हम रफ फिगर निकाल रहे हैं, तो अंदाजन यहाँ से कुछ ऐसे इसमें से चली जाएगी लाइन, ऐसा पैराबोला, और यहाँ से ये ऐसे। हमें इतना तो पता है कि शेप पैराबोला का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि y² इज इक्वल टू 4x है। ये किसको रिलेट कर रहा है, y² इज इक्वल टू 4ax को रिलेट कर रहा है। तो जब भी y² इज इक्वल टू 4ax इस फॉर्मेट में, मतलब लेफ्ट में y² और राइट में पॉजिटिव x अगर है, तो पैराबोला ओपन करता है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर इसकी जगह नेगेटिव होता तो पैराबोला आपका ओपन करता सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, कुछ ऐसे। तब आप मतलब इतना तो आपको पता चलता है, अगर ऐसे दिया हुआ है कि पैराबोला ऐसे आने वाला है, अब कितना बड़ा और छोटा निकालना है ये आगे की लाइन से पता चलेगा। तो ये स्टैंडर्ड जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि y² इज इक्वल टू 4ax, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो पैराबोला फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में खुलता है। अब आपको क्या करना है, बाउंडेड रीजन फाइंड आउट करना है। तो रीजन बाउंडेड कहाँ कहाँ पर है, देखिए पैराबोला आपका यहाँ से यहाँ तक है,
तो एक तो ये लाइन है आपके पास, दूसरी ये लाइन है और एक्स एक्सिस भी है। तो देखिए ये वाला पार्ट भी बाउंड कर रहा है और नीचे वाला पार्ट भी बाउंडेड है। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि सिमेट्री कैसे समझ में आती है दिए हुए फंक्शन से। हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो क्या ये जो फंक्शन दिया है इसका जो ग्राफ आएगा वो सिमेट्रिक है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? और अगर सिमेट्रिक है तो क्या सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, या फिर वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, या फिर दोनों एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, और दोनों एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होते हुए ओरिजिन के अलोंग सिमेट्रिक है? तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती है हम लोग देखेंगे। देखिए कोई भी अगर इक्वेशन दिया हुआ है आपको, तो अगर उस इक्वेशन में अगर सिर्फ y वेरिएबल का पावर इवन है, सिर्फ y वेरिएबल का बोल रहा हूं मैं, x का नहीं, x का कुछ भी रहे इवन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर y वेरिएबल का पावर इवन नंबर आता है तो वो जो ग्राफ होता है, वो जो कर्व होता है उस फंक्शन का, तो वो एक्स एक्सिस के अलग सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब क्या, यहां पर अगर फोल्ड करके आप यहां से अगर ग्राफ को फोल्ड करेंगे आप, तो बराबर ये इसके ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं अपन उसको, फिट बैठ जाएगा। इसको अगर मैं यहां से फोल्ड करूंगा पैराबोला को, तो इसके ऊपर ये सटीक बैठ जाएगा, कहीं पर भी जगह खाली नहीं छोड़ेगा, तो इसको बोलते हैं सिमेट्री। लेकिन क्योंकि आपके इस इक्वेशन के अंदर y का पावर, सिर्फ y का पावर इवन है, ठीक है ना, तो इसलिए ये जो इस इक्वेशन से जो भी कर रहेगा दैट विल बी सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अब इसी में देखिए आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला जो पैराबोला होता है, ये ओपन करता है अपवर्ड की डायरेक्शन में, ठीक है ना, इसका जनरल ऐसे होता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये पैराबोला वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, आप इसको फोल्ड करके ऐसे डालिए, ये इसके ऊपर बैठ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay सिमेट्रिक है अलोंग वाई एक्सिस। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट जो है उसका पावर इवन है। तो अगर सिर्फ एक्स इवन, एक्स का पावर इवन है, तो उस फंक्शन का जो भी कर्व आएगा दैट विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सिर्फ वाई का पावर अगर इवन है तो उस फंक्शन का जो भी कर्व निकलेगा दैट विल बी सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अगर दोनों भी इवन आते हैं देन दैट विल बी सिमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई बोथ एक्सिस। जैसे मान लीजिए, जैसे आपको पता है एलिप्स होता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एलिप्स का इक्वेशन होता है। तो एलिप्स कैसे होता है, ठीक है, ठीक है, ये मैंने इलिप्स यहां पर निकाला है। अब अगर आप इलिप्स की तरफ देखेंगे तो इलिप्स जो है आपका, अगर आप इसको अलोंग एक्स एक्सिस फोल्ड करके रखेंगे तो भी ऊपर बैठ जाएगा, अलोंग वाई एक्सिस फोल्ड करेंगे तो भी इधर आके बैठ जाएगा। क्योंकि इलिप्स में क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसके अंदर क्या होता है, एक्स और वाई दोनों के भी पावर्स इवन होते हैं। तो जब दोनों किसी भी इक्वेशन में अगर दोनों भी वेरिएबल्स के पावर इवन है तो वो बोथ एक्सिस के अलोंग क्या करता है, बोथ एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है, और वो आपके इसके अलोंग भी, सेंटर के अलोंग भी सिमेट्रिक होता है, ठीक है, जब ये वाली चीज़ होती है। तो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ऐसा और ऐसा, ऐसा और ऐसा ही सिमेट्रिक नहीं है, तो आप सिर्फ वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला हिस्सा जो है उसको अगर सेंटर के अलोंग तोड़ के रखेंगे तो वो इसके ऊपर सटीक बैठ जाएगा, और इस वाले को अगर सिर्फ थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आने वाला जो है उसको अगर तोड़ के सेकंड क्वाड्रेंट पे रखेंगे तो ये भी सटीक बैठेगा। इसका मतलब ये जो है ये सेंटर के अलोंग भी सिमेट्रिक होता है। तो जब दोनों भी वेरिएबल्स के पावर इवन होते हैं तो वो दोनों एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है और सेंटर के अलोंग भी सिमेट्रिक होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो ये हम लोग क्यों देख रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें कौन से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। हमें इस पूरे बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब क्या, जितना ये वाला एरिया है उतना ही ये नीचे वाला एरिया है, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप मान लीजिए सिर्फ इसको फाइंड आउट कर लेते हो और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको ये पूरा का एरिया मिलेगा, क्योंकि हमारा टारगेट है हमें इस पूरे रीजन का एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसको लेते हैं। तो इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक। सो 0 से 4 तक, और फंक्शन क्या है, एक्स डी एक्स, सॉरी
इसको आपको लिखना होगा y इज इक्वल टू रूट एक्स डी एक्स, ठीक है ना, y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है पूरे तरीके से, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स डी एक्स मिलेगा, क्योंकि अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा, हम लोग अभी सिर्फ इतने की ही बात कर रहे हैं, सो सिर्फ इतने वाले पोर्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सो वाई इज इक्वल टू रूट एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये ले लेते थे तो ये पूरा का पूरा लेना पड़ता था फिर, सो वाई इज इक्वल टू रूट एक्स हम लोग लेंगे इतने के नीचे वाला पोर्शन और इसके ऊपर वाला पोर्शन, तो लिमिट्स दे दिया 0 से 4 तक, तो इसका 2 टाइम्स करेंगे तो पूरे का मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये और ये इक्वल है, ठीक है। सो आप लोग यहां पर बोर्ड के अंदर मेंशन भी कर सकते हो कि सिंस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, देयरफॉर हमने ऐसे लिखा है ये 2 टाइम्स वाला, सो 2 टाइम्स एक्स रेस टू 1/2 का इंटीग्रेशन क्या था, एक्स रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 0 to 4, सो ये 3/2 जो है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा 4/3, और इसका आपको लिमिट्स पुट करेंगे तो 4/3/2, सो 4/3 इंटू 4 का स्क्वायर रूट, इसको कैसे लिख सकते हो, 4/1/2 होल रेस टू 3, 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2 और 2 का क्यूब आएगा 8, सो 4/3 इंटू 8, सो 32/3 स्क्वायर यूनिट्स, कुछ इस प्रकार से इसका आंसर आपको मिलेगा। सो 32/3 स्क्वायर यूनिट्स, बिल्कुल सही है। सो इस प्रकार से आया बेटा हमारे 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर, समझ में आई आपको बात। इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 7 है सेम टाइप का है, देखो सिर्फ यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x दिया है, सो क्योंकि ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और कांस्टेंट एब्सेंट है, या फिर आप x इज इक्वल टू 0 रखिए, y 0 मिलेगा, मतलब ये ओरिजिन में से पास हो रहा है, मतलब पैराबोला ऐसे ही आएगा। बस बात है कि x, अच्छा ये भी सेम दिया है, x इज इक्वल टू 0 और 4, तो बस आपको ये देखना है कि जब आप x 0 रखते हो तो y भी 0 मिल रहा है, और जब आप x का वैल्यू 4 रखते हो तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे फिर। सो x इज इक्वल टू अगर आप 4 रखते हो तो आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 64, दैट इज प्लस और माइनस 8, तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 4,8 एंड 4,-8, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी को बोल देते हैं 4,8 और इसी को बोलेंगे 4,-8, ठीक है हमारे लिए यही बन गया -8 और 8। अब फिर से वही वाली बात है, y इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 4√x, क्योंकि 2 टाइम्स ही निकालना है और लिमिट्स क्या है 0 से 4 ही है, सो इसका स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हम लोग सिर्फ इसके नीचे का ले रहे हैं, तो स्क्वायर रूट आएगा 16 का 4 और x का आएगा √x, सो 4 को बाहर ले लेते हैं, ये 2 ऑलरेडी बाहर है, सो 2 इंटू 4 बन जाएगा 8, और इंटीग्रेट करेंगे तो सेम इंटीग्रेशन आएगा, फिर इस 2/3 को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16/3 आपको मिलेगा, और ये सेम आएगा, सो 4/3/2 दैट इज 8, और ये 16/3 है, सो ये बन जाएगा बेटा 128/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, जो कि सही है। सो 128/3 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर ऑफ द 7th क्वेश्चन। सो ये था बेटा एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन, जिसको हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया है। अब इसके बाद में आएगा क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।